तो एक बार फिर से मैं विनय सिंह आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। क्लास को स्टार्ट करने से पहले फिर से वही छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक, आपका शेयर हमारे लिए एक एनर्जी की तरह काम करेगा, हमारे लिए एनर्जी पैकेट की तरह, हमारे लिए एक फ्यूल की तरह काम करेगा। आपने जो प्यार, जो सपोर्ट दिया है हमारे इस चैनल को, वीडियोस को, आप वही विश्वास, वही प्यार और वही सपोर्ट बनाए रखें। हम ऐसे ही कॉन्टिन्यूअसली फुल ऑफ एनर्जी के साथ, फुल ऑफ जुनून के साथ, पागलपन के साथ आपके लिए वीडियोस और क्लासेस लेकर आते रहेंगे। हमारी पिछली क्लास में बात हुई थी एटम्स एंड मॉलिक्यूल का इंट्रोडक्शन देखा था हमने स्टार्ट किया था एटम एंड मॉलिक्यूल। हमने कहा था हम एटम एंड मॉलिक्यूल में पढ़ेंगे क्या, ये सारे टॉपिक्स थे, कंटेंट थे जो हम डिस्कस करेंगे। फिर हमने एटम एंड मॉलिक्यूल में स्टार्ट किया था कि भैया एटम एंड मॉलिक्यूल समझने से पहले हम ये देखें कि हमारे यूनिवर्स, ये पूरा हमारा जो ब्रह्मांड है वो बना किससे है? मैटर से बना है। एवरीथिंग, एवरी सब्सटेंस इन द यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ मैटर। हर चीज इस ब्रह्मांड की मैटर से बनी हुई है। तो सवाल यह है कि ये मैटर है क्या चीज? किस चिड़िया का नाम है मैटर? तो हमने कहा था वो सब्सटेंस जिसका कुछ मास होता है और जो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, कुछ स्थान घेरता है, हम उसको मैटर कहते हैं। लिख रखा है अपने चारों तरफ, आप लुकआउट करो। वाटर, हवा, सॉइल, कोई भी ऑब्जेक्ट, एनिमल, प्लांट, वुड, चेयर, जो भी आप ले लें, रॉक्स, ग्लास, सिलेंडर, एवरीथिंग, हर चीज मैटर से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ मैटर। अब ये मैटर भी किससे मिलकर बना हुआ है? या मैटर को, भाई मैटर है तो वो भी तो कुछ ही चीज से बना होगा। इंडियन फिलोसोफर महर्षि कणिद, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया। इन्होंने कहा क्या, इस यूनिवर्स में हर चीज, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, जिसे इन्होंने कहा पदार्थ। क्या कहा महर्षि कणिद ने? इंडियन फिलोसोफर थे। इन्होंने कहा कि इस यूनिवर्स में हर चीज पदार्थ से बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है। अगर उस मैटर को, अगर उस पदार्थ को हम डिवाइड करें तो हमें छोटा पार्टिकल अणु मिलेगा, जिसे इन्होंने अणु कहा था, जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर उस मॉलिक्यूल को कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जाएं तो अल्टीमेटली हमें एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा, एक छोटा पार्टिकल मिलेगा, जिसे और छोटे पार्टिकल में डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। और इन्होंने उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को, उस छोटे पार्टिकल को परमाणु नाम दिया था। वही चीज इन्होंने कहा कि इस यूनिवर्स में हर चीज मैटर से मिलकर बना हुआ है। हम अगर लगातार उस मैटर को, इन्होंने पदार्थ कहा था, अगर हम लगातार उसको डिवाइड करते जाए तो अल्टीमेटली हमें एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया? इन्होंने परमाणु नाम दिया था। इन्होंने यह भी बताया कि अब उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल, परमाणु को और छोटे पार्टिकल में डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। यहां से आया डिविजिबिलिटी का आइडिया या कॉन्सेप्ट। एक और इंडियन फिलोसोफर थे, कौन थे? पकुदा कात्यायमा। ये भी इंडियन फिलोसोफर थे। इन्होंने भी महर्षि कणिद को सपोर्ट किया। इन्होंने कहा कि ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसे परमाणु कहते हैं, ये हमारे नेचर में नॉर्मली, जनरली कंबाइंड स्टेट में है। मतलब किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, किसी ना किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ कंबाइन करके कंबाइंड फॉर्म में या मैटर के फॉर्म में प्रेजेंट है। क्या कहा इन्होंने कहा कि ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल परमाणु है, ये हमारे नेचर में कंबाइंड फॉर्म में है और एक दूसरे से कंबाइन करके अलग अलग मैटर को बना रहा है। और ग्रीक फिलोसोफर थे, भाई इनके अलावा भी और भी फिलोसोफर थे, ग्रीक फिलोसोफर थे। कौन थे? डेमोक्रिटस और लुसिफस। इन्होंने भी कहा कि इस यूनिवर्स में हर चीज मैटर से मिलकर बना है और उस मैटर को अगर हम डिवाइड करते जाए तो अल्टीमेटली एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा। और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को इन्होंने कहा, किन्होंने? डेमोक्रिटस ने कहा एटम, जिसका ग्रीक में मतलब होता है इनडिविजिबल, जिसे तोड़ा न जा सके। यहां से भी इनडिविजिबल मतलब डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट या आइडिया आया। अब इसके बाद आप अपने चारों तरफ लुकआउट करें।
देखें हमारे चारों तरफ अलॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। कर्ड मिल्क में बदल रहा है, लकड़ी जल रही है, पेपर जल रहा है, फल पक रहा है, वाटर आइस में बदल रहा है, आइस वाटर में बदल रहा है, वाटर वेपर में बदल रहा है और वेपर वाटर में बदल रहा है। शुगर सोल्यूशन से एसिटिक एसिड बन जा रहा है, सिरका बन जा रहा है। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन हमारे चारों तरफ दिखाई दे रहा है। फल पक गया तो पक गया, कच्चा नहीं हो सकता, असंभव सी बात है। मिल्क से कर्ड बन गया तो कर्ड बन गया, अब कर्ड मिल्क में नहीं बदलेगा, संभव सी बात है। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं हमारे चारों तरफ। अब इन केमिकल रिएक्शन, ये जितने भी केमिकल रिएक्शन है, सवाल ये है कि क्या ये रैंडमली हो रहा है या कुछ सर्टेन लॉ को फॉलो कर रहा है, कुछ नियमों का पालन कर रहा है। हाँ भैया, नियमों का पालन करते हैं, ये ऐसे रैंडमली मनमानी रिएक्शन नहीं करते। मैटर या कोई भी एटम किसी दूसरे एटम के साथ जब भी कंबाइन करता है तो वो कुछ नियमों का पालन करता है, कुछ रूल्स को फॉलो करता है। देखते हैं क्या रूल्स को फॉलो करता है, लेकिन उससे पहले हम केमिकल रिएक्शन समझ लें, क्योंकि हम अभी बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन। क्या है केमिकल रिएक्शन? जब भी कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करेगा, हमारे चारों तरफ बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जिसमें एटम एक दूसरे से कंबाइन कर रहा है और नए नए प्रोडक्ट, नए नए मैटर, नए नए कंपाउंड दे रहा है। तो ये केमिकल कंपाउंड, केमिकल रिएक्शन है क्या? है केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है। क्या है केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कुछ सब्सटेंस कंबाइन करते हैं या रिएक्ट करेंगे और एक नया सब्सटेंस देंगे। सपोज दैट अगर मान लो हमने ए और बी दो रिएक्टेंट ले लिया, दो सब्सटेंस लिया, अब ये दोनों कंबाइन करके सी और डी दे दिया। भैया लिया तो हमने ए और बी था, लेकिन इस ए और बी ने कंबाइन किया, रिएक्शन किया और हमें नया सब्सटेंस दे दिया सी और डी। हमने सी और डी तो लिया नहीं, इन दोनों ने रिएक्शन करने के बाद दिया, कंबाइन करने के बाद दिया। फिर हमने कहा था रिएक्शन में जो सब्सटेंस भाग लेते हैं हम उसे रिएक्टेंट कहते हैं। ए और बी रिएक्टेंट होगा क्योंकि ये रिएक्शन में भाग ले रहा है, और सी और डी प्रोडक्ट होगा क्योंकि केमिकल रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो नया सब्सटेंस यही तो बन रहा है। यहां भी वही चीज दिखाया गया, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे और प्रोडक्ट बनेगा, नया सब्सटेंस बनेगा। बड़ा अच्छा एग्जांपल हमने जैसे लिया था कि अगर मुझे चाय बनाना हो, कॉफी बनाना हो, हर कोई चाय कॉफी पीता है, शुगर लेते हैं, वाटर लेते हैं, चीनी लेते हैं और चाय पत्ती लेते हैं, लेकर गर्म कर दिया, एक नया प्रोडक्ट मिल गया, चाय। इसका मतलब ये वाटर, शुगर, मिल्क, टी लीव्स, ये है क्या? ये रिएक्टेंट हो गए हमारे, और जो नई चीज हमें मिली चाय, वो हमारा प्रोडक्ट मिल गया। अब ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, एटम एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं, ये जो फिलोसोफर थे जिन्होंने कहा कि हमारे मैटर में, हमारे नेचर में मैटर है, उनको डिवाइड करेंगे तो छोटे पार्टिकल किस में टूटेंगे? अणु में टूटेंगे। अणु को भी डिवाइड करें तो वो और छोटे पार्टिकल परमाणु में टूट जाएंगे। तो इसका मतलब ये हम समझे कि ये जो परमाणु है यही एक दूसरे से जुड़कर मैटर बना रहा है, नए नए कंपाउंड बना रहा है, नए नए सब्सटेंस बना रहा है। सवाल यह है कि ये जो एटम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं वो किस नियमों का पालन कर रहे हैं? क्या वो मनमानी, क्या वो रैंडमली एक दूसरे से कंबाइन करके मैटर बना दे रहे हैं? नहीं, वो कुछ सर्टेन लॉ को फॉलो करते हैं। जिन सर्टेन लॉ को फॉलो करते हैं, एटम एक दूसरे से कंबाइन करने के लिए जिन लॉज को फॉलो करते हैं, जिन नियमों का पालन करते हैं, हम उस लॉ को लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। एक लाइन में आप डिफाइन करोगे, the law which is followed by atom to combine with each other। एटम एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए या एक दूसरे से जुड़ने के लिए जिन नियमों का पालन करते हैं, हम उसको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो एटम जब भी रिएक्शन करेगा, एटम जब भी किसी दूसरे एटम से जुड़ेगा, या एलिमेंट जब भी किसी दूसरे एलिमेंट से जुड़ेगा, तो वो जनरली दो नियमों का पालन करता है, मेनली दो लॉ को फॉलो करता है। एक तो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। एक लॉ तो ये हो गया, और दूसरा लॉ क्या होगा? दूसरा लॉ होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन।
जब भी एटम कंबाइन करेगा तो इन दो नियमों को फॉलो करेगा। लिख रखा है देयर आर टू मेन लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज फॉलोड बाय एन एटम। पहला जो लॉ होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देखेंगे अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या, और दूसरा जो लॉ होगा वो होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जब भी कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा तो वो इन दोनों नियमों को जरूर फॉलो करेगा, अदरवाइज वो कंबाइन नहीं करेगा। तो डालते हैं हेडिंग, देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया किसने? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया है लेवोसिए ने। ये अपने भाई साहब लेवोसिए हैं। खास बात बताऊं, लेवोसिए इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, इन्हीं को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। केमिस्ट्री के पिता है ये कौन? एंटोनी वॉन लेवोसिए। ठीक है, अब देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लेवोसिए ने दिया था। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के हमेशा बराबर रहता है। किसी केमिकल रिएक्शन में जो मास भाग लेगा वो ना तो डिस्ट्रॉय होगा और ना तो क्रिएट होगा। द मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी कांस्टेंट, मतलब रिएक्टेंट का जो मास है वो कांस्टेंट होगा। वो बात अलग है कि रिएक्टेंट एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। फिर से सुने क्या कहा मैंने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इट मींस मास रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हम पूरे यूनिवर्स का मास देखें तो पूरे ब्रह्मांड का मास हमेशा कांस्टेंट होता है, क्योंकि मास ना तो क्रिएट कर सकते हैं हम और ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम। हाँ, मास एक रूप से दूसरे रूप में जरूर बदला जा सकता है, बट ना तो इसे हम बना सकते हैं और ना तो इसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर ले ले, सपोज दैट हमने दो रिएक्टेंट लिया ए और बी। अब इस दो रिएक्टेंट को हमने रिएक्शन कराया। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इसका मास 10 ग्राम या 10 एमयू और इसका भी मास 10 ग्राम है। अब इन दोनों ने रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद नया सब्सटेंस बनाया सी और डी। सी का भी मास कितना आया? सी का भी मास 10 ग्राम आया। अब एग्जाम्पल हम लेंगे, एक तो हम एक जनरल एग्जाम्पल ले रहे हैं। डी का भी मास कितना आ गया? 10 ग्राम आ गया। अब देखते हैं भैया, ये रिएक्टेंट है क्योंकि रिएक्शन में भाग ले रहा है। अब रिएक्टेंट का टोटल मास कितना आया? 20 ग्राम। अब ये हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का टोटल मास कितना आ गया? 20 ग्राम। इसका मतलब रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर आ रहा है। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये रिएक्शन फॉलो कर रहा है। अच्छा, ये तो ए बी सी डी एक हाइपोथेटिकल बात हो गई। क्या ये वास्तव में हाइपोथेटिकल बात जो स्टेटमेंट हमने दिया, क्या केमिकल रिएक्शन भी इस लॉ को फॉलो करते हैं? बिल्कुल करेंगे। चलो देख लेते हैं। मान लो हमने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया और इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइन करके वाटर बनाया। जरा समझिएगा भैया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन दोनों ने कंबाइन किया और क्या दिया? वाटर दे दिया। ठीक है, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है आप सब बताएं। आप सब जानते हैं हाइड्रोजन का मास एक यूनिट आप कह ले या एक एमयू कह ले। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? एक ऑक्सीजन का मास 16 यूनिट होगा या 16 एमयू आप कह ले। तो देख लेते हैं कितना हाइड्रोजन यहां पर 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन है। आई होप कि दिख रहा होगा, 4 हाइड्रोजन है। 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है भैया? 2 ऑक्सीजन एटम है। अब रिएक्शन ये हुआ तो देखें यहां भी 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 है। जरा सा रिएक्टेंट का टोटल मास देख लेते हैं। एक हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट या 1 एमयू, तो 4 हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 4 यूनिट या 4 एमयू आप कह लें। एक ऑक्सीजन का मास 16 यूनिट, तो 2 ऑक्सीजन का मास कितना होगा भैया? 32 यूनिट होगा। यही इतना तो होगा। अब आप ऐड कर दें 32 और 4 कितना होगा? 36 यूनिट।
रिएक्टेंट का टोटल मास कितना आया? रिएक्टेंट का टोटल मास आया 36 यूनिट। यही तो आएगा। अरे बिल्कुल भैया यही आएगा। एक हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट, तो 4 हाइड्रोजन का मास 4 यूनिट। एक ऑक्सीजन का मास 16 यूनिट, तो 2 ऑक्सीजन है, 16 दूना 32, 32 यूनिट। अब रिएक्टेंट का टोटल मास अगर देखें तो रिएक्टेंट का टोटल मास क्या? हाइड्रोजन का मास प्लस ऑक्सीजन का मास, तो ऐड कर दो 36 आ गया। अब आते हैं प्रोडक्ट में आते हैं। हमें रिएक्टेंट का टोटल मास मिल गया 36 यूनिट। प्रोडक्ट में देखते हैं कितना हाइड्रोजन है, बताएं जल्दी। 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है भैया? ये 2 ऑक्सीजन भी है। अब देखो इसका मतलब एक हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट, तो 4 हाइड्रोजन का मास 4 यूनिट, प्लस एक ऑक्सीजन का मास 16 यूनिट, तो ये देखो हमने 2 ऑक्सीजन लिखा, तो 16 दूना 32 कितना होगा? 16 दूना 32, तो टोटल कितना आ गया? 36 यूनिट। देख लें आप, रिएक्टेंट का टोटल मास भी 36 यूनिट आया और प्रोडक्ट का टोटल मास भी 36 यूनिट आया। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर है। इन्होंने कहा यूनिवर्स का जो मास होता है, टोटल मास होता है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ना उसे हम मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं। देखिए यहां पे मास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में था, लेकिन यहां पर मास वाटर के रूप में है। बस मास रूप बदल गया है, बट टोटल मास वही सेम है। 32 यूनिट यहां था, 36 यूनिट रिएक्टेंट का था, तो 36 यूनिट प्रोडक्ट का भी है। बस रूप बदल गया, यहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में वाटर आ गया। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। देखें क्या लिखा हुआ है। इट इज स्टेट दैट मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, सो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होता है। मास ऑफ रिएक्टेंट फॉर एग्जांपल हमने यहां पर दे रखा है कि सपोज दैट रिएक्टेंट का मास, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट A प्लस बी, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट C प्लस डी। भैया टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट का अगर टोटल मास निकालेंगे तो जितना रिएक्टेंट है सबके मास को ऐड करेंगे। अगर प्रोडक्ट का टोटल मास निकालना होगा तो जितना प्रोडक्ट है उन सबके मास को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो निकलेगा। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप रिएक्टेंट का टोटल मास निकालेंगे, प्रोडक्ट का टोटल मास निकालेंगे, तो आप पाएंगे कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। एग्जांपल हमने ये ले रखा था 2H2 प्लस O2 2H2O। रिएक्टेंट है ये और ये प्रोडक्ट है। हमने देखिए अभी बताया था एक हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट, तो 4 हाइड्रोजन का 4 यूनिट। एक ऑक्सीजन का मास 16, तो ये देखो 2 ऑक्सीजन है, तो 16 इंटू 2 32। प्रोडक्ट में भी वही बात देख लें आप भैया। वाटर, एक वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? एक हाइड्रोजन का मास 1, तो 2 हाइड्रोजन का मास 2 यूनिट, और एक ऑक्सीजन का मास कितना? 16, तो एक वाटर मॉलिक्यूल का टोटल मास कितना? 18 यूनिट। तो वही तो लिखा है यहां पर 18 यूनिट। यहां पर 2 वाटर मॉलिक्यूल है, तो 18 इंटू 2 इक्वल टू 36 ग्राम। और कोई एग्जांपल चलो लेके देख लेते हैं। एक एग्जांपल और हम लेके देखते हैं क्या वाकई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है या नहीं करता है। ठीक है, चलो हमने ले लिया भैया कार्बन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, ले लिया कार्बन ऑक्सीजन ले लिया। अब ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। रिएक्शन हो गया, रिएक्टेंट ने पार्टिसिपेट किया, प्रोडक्ट बना दिया। देखते हैं क्या ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कार्बन का एटॉमिक मास देखते हैं। तो पहले हम रिएक्टेंट का टोटल मास निकाल लो और प्रोडक्ट का टोटल मास निकाल लो। अगर रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर आ गया तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। ठीक है, देख लेते हैं हम। कार्बन का एटॉमिक मास कितना? 12 यूनिट या 12 AMU आप कह ले या ग्राम कह ले। ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का मास 16 यूनिट, तो 2 ऑक्सीजन का मास 32 यूनिट। देखें भैया कार्बन का मास 12 यूनिट,
एक ऑक्सीजन का मास 16 यूनिट, तो 2 ऑक्सीजन है, ट्वाइस लगा है तो 30 यूनिट। टोटल मास कितना हो गया, आप ऐड करके देखो कितना हो जाएगा, 44 यूनिट आएगा रिएक्टेंट का टोटल मास। अब आते हैं प्रोडक्ट के टोटल मास पे। कार्बन का मास कितना, वही 12 यूनिट। ऑक्सीजन का मास कितना, एक ऑक्सीजन का 16 तो ट्वाइस लगा है तो इंटू 2, तो कितना हो गया 12 प्लस 32, यही तो आएगा। अब टोटल मास कितना आ गया, फिर आप देखेंगे टोटल मास जोड़ेंगे तो 44 यूनिट आ गया, 44 यूनिट आ गया। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर आ रहा है। इट मींस दिस रिएक्शन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप कोई भी केमिकल रिएक्शन लेंगे, हर केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। अगर वो कोई केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो केमिकल रिएक्शन गलत है, क्योंकि जब तक कोई केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं करेगा, रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर नहीं आएगा, तब तक वो केमिकल रिएक्शन सही नहीं माना जाएगा। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने एक्सप्लेन कर दिया। अगले चले क्लास को और करते हैं। आप चैनल को और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।